देखिए अभी जो मैंने आपको बताया ना, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, सारी बातों को हम डायग्राम से लेते हैं। जो भी बोला है अभी मैंने उन सारी बातों को हम डायग्राम से लेते हैं। मैंने आपके सामने 1 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया। ये कोई भी एक क्रोमोसोम होगा, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 ही है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अब देखो मैंने क्या बोला कि इसमें कुछ रिपीटिटिव डीएनए होते हैं ना। अब रिपीटिटिव डीएनए कितनी बार रिपीट होते हैं तो वेरिएबल है, लेकिन रिपीटिटिव डीएनए का साइज क्या होगा? 11 से 60 बेस पेयर। और इसको क्या बोलते हैं? मिनी सैटेलाइट, पता है ना? मिनी सैटेलाइट टेंडन रिपीट्स 11 से 60 बेस पेयर लंबा होता है। तो भाई 11 से 60 बेस पेयर अगर हम ऐसे बनाने लग जाएं, ऐसे ऐसे लिख के, तो बहुत लंबा जगह है। तो मैं इस पूरे को अब एक डॉट से दिखाऊंगा, समझ रहे मेरी बात? अरे इस पूरे एक टेंडन रिपीट्स को मैं एक डॉट से दिखाऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना कि एक डॉट क्या है। एक डॉट एक टेंडन रिपीट्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने एक डॉट दिखाया, ठीक है। अब ये डॉट कई बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये टेंडन रिपीट्स कई बार रिपीट हो गया। मान लो मैंने यहाँ पे भी दिखाया, और फिर मैंने कहा जितनी बार रिपीट होना था पर्टिकुलर सीक्वेंस रिपीट हुआ, और उसके स्टार्टिंग और अंत में एक खास सीक्वेंस था डीएनए का, और उसको बोला हमने आरएस। इसमें भी आरएस, इसमें भी आरएस है, एक खास सीक्वेंस आरएस है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो आरएस है ये क्या रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये भी क्या रेस्ट्रिक्शन साइट है। अब उसके बीच में क्या रिपीटिटिव डीएनए है। मैं क्या कह रहा हूं ना कि इस पूरे सेगमेंट को जूम करके हम स्टडी करते हैं। आइए करें स्टडी, इस पूरे सेगमेंट को जूम करके स्टडी करते हैं। अगर आप इस पूरे सेगमेंट को जूम करके स्टडी करने का प्रयास करेंगे, लीजिए मैं यहाँ बना रहा हूँ जूम डायग्राम, तो उसमें आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये रिपीटेशन, इसको जूम कर रहा हूँ मैं, ये रहा रिपीटेशन, है नहीं है? अगर हम उसको जूम किए हैं तो यहाँ पे आपका क्या दिखेगा? आरएस, रेस्ट्रिक्शन साइट। और अगर हम जूम कर दिए इसको, तो अब मैं इस डॉट को, जो ये डॉट में 11 बेस पेयर था, क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ कि यहां से यहां तक के बीच में 11 से 60 बेस पेयर हो सकता है। वो एक फिक्स वैल्यू का होगा, यहां से यहां तक सेम वैल्यू, यहां से यहां तक सेम वैल्यू। कितनी बार रिपीट हुआ है पता नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है वही सीक्वेंस, मान लो कि 11 से 60 बार में कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस है, वही बार बार रिपीट कर रहा है। और स्टार्टिंग और अंत में क्या है? आरएस है। स्टार्टिंग और अंत में क्या? आरएस है। मैं इसी को बोल रहा हूं बार बार क्या? टेंडन रिपीट्स, या इसी को मैं क्या बोल रहा हूं बार बार? मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट जो 11 से 60 बेस पेयर का एक खास सीक्वेंस है। अरे आप गौर करना, ह्यूमन के अंदर कितनी बार रिपीट करेगा, किसके अंदर, ये फिक्स नहीं। तो एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो मैं लेंथ बना रहा हूं ये लेंथ वेरिएबल है? यस और नो? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये लेंथ वेरिएबल है? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है ये क्या है? क्या यही वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स है? यस और नो? कितनी बार रिपीट होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। मेरे इस वाले एग्जांपल में 8 बार है। किसी के अंदर मान लिया जाए 9 बार हुआ है तो ये लेंथ वेरी कर जाएगा। किसी के अंदर 7 ही बार हुआ है तो ये लेंथ छोटा हो जाएगा। यस और नो? ये लेंथ छोटा छोटा हो जाएगा। तो इस लेंथ को यहां से यहां तक, इसको मैंने क्या बोला? वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स। और उसमें एक एक यूनिट को क्या बोला? टेंडन रिपीट्स। एक एक यूनिट को क्या बोला? टेंडन रिपीट्स। कई सारे बुक टेंडन रिपीट्स को मिनी सैटेलाइट नहीं लिखती है, इसको लिख देती है मिनी सैटेलाइट। टेक्निकली उसको बोलना था मिनी सैटेलाइट। 11 से 60 बेस पेयर का जो सीक्वेंस है जो रिपीट हो रहा है बार बार, वो है मिनी सैटेलाइट। खैर कोई बात नहीं, वीएनटीआर समझ में आया, टेंडन रिपीट समझ में आया। अब आप बोलोगे सर यहां से यहां तक वाला लेंथ क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक वाला, जिसमें कि आरएस भी आ गया, देख रहे हो? आरएस भी आ गया, वीएनटीआर भी आ गया। मुझे एक बात बताइए, क्या ये पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट के बीच का पर्टिकुलर लेंथ है डीएनए का? यस और नो?
तो क्या आप इसको रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट बोलोगे? बोलो, क्या आप इसको रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट बोलोगे? हाँ, क्योंकि पर्टिकुलर दो रेस्ट्रिक्शन साइट के बीच का फ्रैगमेंट है, हम इसको बोलेंगे आरएफ, रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट। अब आप सब सोच के बताना, सभी लोग कमेंट करना, इस दुनिया में मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, ह्यूमन के अंदर, इस दुनिया में क्या क्रोमोसोम नंबर 1 का ये पर्टिकुलर आरएफ सारे इंसान का दुनिया में डिफरेंट होगा या नहीं होगा? सभी लोग सोच के बताइए, डिफरेंट होगा या नहीं होगा? जल्दी से। होगा? चलो अब रिभा तुम ही बताओ कि ये डिफरेंट किस वजह से होगा? ये जो आरएफ है इसका लेंथ वेरिएबल होगा, किस वजह से होगा तुम बताओ, माइक ऑन करके। VNTR की वजह से। हाँ, VNTR की वजह से। इसका मतलब इस दुनिया में आरएफ का लेंथ फिक्स है ही नहीं पर्सन टू पर्सन। हाँ, मिनी सैटेलाइट फिक्स है, टेंडन रिपीट्स फिक्स है इस दुनिया में, हर इसकी चीज के हर क्रोमोसोम में, लेकिन VNTR फिक्स नहीं है, तो आरएफ फिक्स नहीं है। तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि इस दुनिया में हर पर्सन का आरएफ फिक्स नहीं है, और ये फिक्स नहीं होना RFLP कहलाएगा, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग प्रकार की लेंथ, मॉर्फोलॉजी अलग अलग प्रकार की, मतलब रेस्ट्रिक्टेड फ्रैगमेंट के लेंथ की मॉर्फोलॉजी अलग अलग प्रकार की है। और इस दुनिया में ये RFLP जैसा मेरा है, दुनिया में किसी का भी वैसा नहीं। क्यों नहीं है? मान लो मेरे RFLP का जो साइज है, मेरे VNTR को जो साइज आया था, मान लो वो साइज वेरिएबल होता है, 0.1 से लेकर कितना किलो बेस पेयर होता है, 20 किलो बेस पेयर। मान लो कि मेरे इस VNTR का जो आया साइज 0.5 किलो बेस पेयर का आया, फिर इस दुनिया में 0.5 किसी का नहीं आएगा, क्योंकि 0.5 पर्टिकुलर टाइम के रिपीटेशन से आया होगा, और जितनी बार मेरे अंदर रिपीटेशन हुआ दुनिया में किसी के अंदर। मान लो किसी के अंदर रिपीटेशन आया 0.51 किलो बेस पेयर का, इस दुनिया में किसी के अंदर फिर 0.51 किलो बेस पेयर का नहीं होता। किसी के अंदर आना 19 किलो बेस पेयर का रिपीटेशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? VNTR वेरिएबल है, नाम ही है वेरिएबल नंबर 10 रिपीट्स, तो RF वेरिएबल है, तो मेरा जो RF है वो किसी के RF से मैच नहीं करेगा। अब आप बोलोगे RF को निकालें कैसे? तो मैंने पहले ही बोला है, इंजाइम लॉ, मोस्ट कॉमनली इंजाइम, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन इंजाइम है, जैसे HAE, ही थर्ड, हिम थर्ड, हिंद थर्ड, ऐसे बहुत सारा एंजाइम है, बहुत सारा ह्यूमन के अंदर भी यूज होता है। तो आप वो एंजाइम जब डालोगे तो वो एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा, और एक्ट करने के बाद इस सेगमेंट को पूरे RFLP को काट के निकाल देगा। हम टेक्नोलॉजी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अब तो बस बेसिक्स बता रहे हैं कैसे कैसे करेंगे। तो ये जो RFLP मिलेगा ये दुनिया में किसी से मैच ही नहीं करेगा। समझ में आया ये बात? आइए आपके नोट्स में दिखा देते हैं, यही बात लिखा होगा, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, ये रहा मिनी सैटेलाइट, और मिनी सैटेलाइट के दोनों किनारे पर एलेंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। उस पर आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RE को काट के मतलब डाल के मिनी सैटेलाइट को काट के निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे नोट्स में देखो मैंने लिखा है ना, ये VNTR है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें एक एक यूनिट क्या है, 10 रिपीट्स, यही है मिनी सैटेलाइट एक्चुअल में। लेकिन कई सारी बुक किसको लिख देती है, मिनी सैटेलाइट, लेकिन एक्चुअल में मिनी सैटेलाइट ये है। इसको बोलोगे आप क्या, VNTR साइज इतना, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, RF, और इसका वेरिएशन होता है जिसको बोलते हैं RFLP, और यही है DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस, यही DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस। समझ में आया? अरे समझ में आया? अभी हम प्रोसीड्यूर नहीं पढ़ाए, नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड्यूर पढ़ा के खत्म कर देंगे। अगर इतना समझ में आ गया तो बोलिए। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर एक बात बताइए, मान ले जाइए होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है,
मान लिया जाए ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है सर। सर मान लिया जाए कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ पे 100 बार रिपीट होता है और यहाँ पे कोई एक जीन था, ये जीन, तो सर ये जीन और अगला जीन यहाँ पे कोई एक जीन था, ठीक है सर। ये जीन नंबर 1, ये जीन नंबर 2। तो कहते हैं कि हर इंसान में हर जीन का तो लोकस सेम है। मान लिया जाए इस किनारे से 0.2 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस पर, ये सेंटीमोर्गन क्या होता है जेनेटिक्स में पढ़ा दूंगा, 0.2 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस पे ये जीन है और 5 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस पर ये है। तो दूसरे इंसान में भी उतना ही नंबर पर होगा और इवेन एटलीस्ट होमोलोगस क्रोमोसोम में, दूसरे इंसान में हो ना हो, होमोलोगस क्रोमोसोम में तो सेम लोकस पर जीन होगा, तभी तो होमोलोगस क्रोमोसोम है। दूसरे इंसान में भी तो नहीं भी हो सकता है सेम लोकस में क्रॉसिंग ओवर की वजह से। लेकिन अगर ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है तो जीन तो सेम लोकस पर होना चाहिए, यही तो परिभाषा है होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो सर एक बात बताइए, अगर इस दो जीन के बीच में यहाँ पर रिपीटेटिव डीएनए आया और ये 100 टाइम रिपीट कर गया, 100 टेंडन रिपीट्स और यहाँ पे 90 टाइम्स ही किया, मान लिया जाए, आप तो कहते हो ऐसा वैलिड है, हाँ हाँ ऐसा होता है, तो सर ये बीच का जगह खाली है क्या, हवा है यहाँ पे, या फिर ये जीन ऊपर खिसक जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है बताइए, क्या जीन का लोकस चेंज हो जाएगा हम लोग क्रोमोसोम में? क्या लगता है? नहीं होगा। भूलना मत, नॉन रिपीटेटिव डीएनए नाम का भी कोई चीज होता है, नॉन रिपीटेटिव डीएनए इस सीक्वेंस को फिल कर देगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? नॉन रिपीटेटिव डीएनए इस सीक्वेंस को फिल कर देगा, लेकिन जीन का लोकस चेंज नहीं होगा होमोलोगस क्रोमोसोम में, वो सेम रहेगा। यही बात आपकी नोट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, जो मैंने यहाँ लिखा है यही बात लिखा हुआ है, 100 टाइम 90 टाइम्स लोकस ऑफ जीन वेरिएबल नहीं होता, वो फिक्स होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। वही बात मैंने यहाँ तक लिखा है, ठीक है। इस बात को हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समाप्त करेंगे। अतिक कल तुम क्लास करोगे? कल तो नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं, कल नहीं कर पाओगे तो जो है कि फिर तुम नीट के एग्जाम के बाद कर लेना यस सर। रिकॉर्डिंग, ठीक है। यस चलो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी एनसीईआरटी में यहाँ लेके आया ही नहीं हूँ 12th वाला, कोई बात नहीं, मैं देख के बता दूंगा एनसीईआरटी में। आप नोट्स में यहाँ तक का पूरा सेगमेंट तैयार कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं चीजों को कोरिलेट कर पाऊँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डाउट हम सभी का लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं उसका भी डाउट ले लूंगा। जिस दिन डाउट सेशन होगा उसी दिन वो भी लेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर समाप्त होते ही टेस्ट लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।